एक धमाका खेज खबर सामने आई है। सरकारी तहफ़ में से कोई भी गिफ्ट तोशाखाना में कभी नहीं रखा गया, बारो बार ही कम पै गया। ये हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में एक अहम पेशरफ्त हुई है। इमरान खान साहब ने जो है वो डेट दे दी है कि डेट कब देनी है। नवाज शरीफ साहब में से नवाज शरीफ की किरणें निकलना बंद हो गई हैं, इमरान खान के अंदर से नवाज शरीफ की किरणें निकल रही हैं। फौज अदलिया को अगर मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। इनकी बातों में इतना तजाद है कि ये जो बात कह रहे होते हैं ना, उसके महीने के बाद ये बात अपनी पलट देते हैं। ये कोई नवा कट्टा खोल के ले आते हैं सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक धमाका खेज खबर सामने आई है और उसका ताल्लुक इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से है। अरबों रुपए का ज्वेलरी सेट जो है वो करोड़ों में, और कितने करोड़ दे के लिया गया है, एक नई खबर सामने आई है। वो भी अभी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो है वो डेट दे दी है कि डेट कब देनी है। डेट दे दी है कि डेट कब देनी है, और ये डेट जो है वो असेंबलियों की तहलील की है। आप गलत साइड पे ना चले जाइएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ एक आज बहुत बड़ा जो है वो यूटर्न लिया। मैं कभी कभार ना, आप यकीन कीजिए कि मुझे तरस आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के ऊपर कि वो बेचारे किधर टकरे मारे जाके, दीवारों के किधर टकरे मारे कि कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। उन्हें बेचारों को समझ नहीं आती कि अपना की करिए। साढ़ा सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो गया है। खान साहब जिस किस्म की डिमांडें करते रहते हैं, सारा डिस्कस करते हैं भी आपके साथ। लेकिन एक पहले एक और खबर ज़रा शामिल कर लें आपसे और मुझसे रिलेटेड। एशियाई तरक्याती बैंक ने जनाब साल 2022 का आउटलुक जारी कर दिया है और पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। उसमें बताया गया है जी, आने वाले महीनों में महंगाई की शरह ज़्यादा रहने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद गिरावट हो सकती है। पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह 26.6% जा सकती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 12-13% के ऊपर जब महंगाई थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है ये महंगाई मार्च निकालती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एहतजाज करती थी और ये कहती थी जनाब अस्सी जो आवांगे ना तो सारा कुछ ठीक कर लेंगे ऐसी। और अब हुआ क्या है कि ये जो नंबर है ये 26% तक चला गया है और मज़ीद भी महंगा हो सकता है। आप सोचिए कि गरीब आदमी इस वक्त क्या सोच रहा होगा, उसका महंगाई से क्या बुरा हाल हो रहा होगा इस वक्त। इसका हम शायद सोच भी नहीं सकते। इसमें बताया गया है कि जी पाकिस्तान जो है वो एशिया, जनूबी एशिया रीजन के अंदर जो है वो दूसरा महंगा तरीन मुल्क जो है वो करार दिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगा मुल्क है। तो हम अब जनाब श्रीलंका के पीछे हैं। तो श्रीलंका तो डिफ़ॉल्ट कर गया, हम उसके पीछे फ़िलहाल खड़े हुए हैं। और यहाँ पे भी जो है डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें चल रही हैं। और बांग्लादेश में महंगाई के बढ़ने की शरह 8.9% है। ये बांग्लादेश, आपको पता है ना बांग्लादेश का 8.9%। और भारत में महंगाई के बढ़ने की शरह 6.8% और हम 26% पे खड़े हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त एक आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। अब आइए ज़रा कुछ दीगर खबरों की तरफ चलते हैं। एक खबर यह है कि जनाब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में एक अहम पेशरफ्त हुई है। आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत, उन्होंने वज़ीर इक़्तिसादी अमूर एयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात उनकी हुई है। इस अहम मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ आरिफ अलवी के सामने पेश किया है। और उसके बाद ये खबर भी आई है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं ज़मान पार्क में। तो एक डेवलपमेंट जो है ये है। अब पसे पर्दा बिल्कुल इसको सीक्रेट रखा जा रहा है, जबकि एक्चुअली पब्लिक डोमेन के अंदर फवाद चौधरी साहब भी कल रात को जो है वो काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर आए हुए थे। उन्होंने कहा जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, साढ़े ना कोई गलबात नहीं हो रही, ना हमें कोई इलेक्शन के बारे में कुछ कहा गया है और कहीं और से भी हमें कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक बहुत कुछ पसे पर्दा हो रहा है जो कि खुफिया रखा जा रहा है और पसे पर्दा टोटल मुज़ाकरात चल रहे हैं। और इसका आगाज़ इसहाक डार साहब की मुलाकातों से हो चुका था। ये उसका दूसरा स्टेप है कि एयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ भी जाके अब आरिफ अलवी साहब से मिले हैं और उसके बाद आरिफ अलवी साहब जो हैं वो गए हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाएं ज़रा, कामरान शाहिद साहब ने कल रात को अपने प्रोग्राम के अंदर एक बड़ा इंकशाफ किया है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने दी है। उन्होंने कहा जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाही ख़ानदान की तरफ से दिए गए 5 से 6 अरब रुपए मालियत के लेडीज़ ज्वेलरी सेट महज 1.5 करोड़ रुपए की रकम अदा करके अपने पास रखे। 5 से 6 अरब रुपए, इतना बड़ा फिगर, मतलब। और वो कह रहे हैं कि जनाब 1.5 करोड़ रुपए की रकम अदा करके उन्होंने अपने पास रखे। उन्होंने कहा जी 3 में से 2 जेवरात के सेट बारे
यूरोप और दुबई के असल ज्वेलर से तयन किया गया तो इंकशाफ हुआ कि ये अपनी नौयत के ख़ास जेवरात हैं जो खुसूसी तौर पर मशरक़ वस्ता के शाही ख़ानदान के लिए बनाए गए थे। इन जेवरात की मालियत 20 से 25 मिलियन यूरो यानी 4 से 5 अरब रुपए बनती है। इंक्वायरी में 2 खवातीन के स्पेशल किस्म की ज्वेलरी सेट की निशानदेही की गई जो दुनिया के टॉप ज्वेलर्स ग्राफ और बल्गरी ने बनाए हैं। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म 7 से 10 मई 2021 को सऊदी अरब का दौरा किया, जहां उनको सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बल्गरी का एक हार, ब्रेसलेट, कानों की बालियां और हीरे की अंगूठी तोहफे में दी थी। इस किस्म की जेवरात में एक सर्पेंटी हीरे से जुड़ा हुआ ब्रेसलेट और हार जिसका वजन 130 कैरेट है वो भी शामिल था। कैबिनेट डिवीजन ने कस्टम्स के प्रिंसिपल अप्रेजर और सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में एक नामालूम प्राइवेट डीलर के जरिए इसकी कीमत महज 5.9 मिलियन रुपए लगाई, यानी कि तकरीबन 60 लाख रुपए, जिसकी इमरान खान ने आधी कीमत अदा की। जबकि लंदन और पेरिस के ज्वेलर्स के मुताबिक इसकी मालियत तकरीबन 5 से 6 मिलियन यूरो यानी 1.2 से लेकर 1.5 अरब रुपए बनती थी। सितंबर 2020 में सऊदी अरब के वली अहद ने अपने सफ़ीर के जरिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के लिए इंतहाई कीमती तोहफ़े भिजवाए। ये अपनी नौयत का एक इंतहाई नायाब डायमंड ज्वेलरी का सेट था जो ग्राफ ने बनाया था, जिसमें हार, ब्रेसलेट, कान की बालियां और एक अंगूठी थी जिसका वजन 10 कैरेट था। दुबई और मगरब के मारूफ ज्वेलर्स ने उसकी मालियत 15 से 16 मिलियन यूरो जो कि तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए बनती है। कैबिनेट डिवीजन ने इसी प्राइवेट डीलर से उसकी मालियत 18 मिलियन रुपए लगवाई और इमरान खान ने सिर्फ 9 मिलियन रुपए अदा करके इसे अपने पास रख लिया। 90 लाख रुपए दे के अरबों रुपए का जो सामान है 3 से 4 अरब रुपए का बताया जाता है मुबैना तौर पे, वो अपने पास रख लिया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इन सरकारी तहफ़ में से कोई भी गिफ्ट तोशा खाना में कभी नहीं रखा गया। बारों बार ही कम पै गया। ये कैसा है? कस्टम्स के वैल्यूएटर और नामालूम प्राइवेट ज्वेलर की वैल्यूएशन के लिए वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया। मुबैना तौर पर पूरी इवैल्यूएशन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की निगरानी में की गई। ना ही कैबिनेट डिवीजन के किसी एहलकार ने, ना ही वज़ीर आज़म ने कम कीमत पर एतराज़ किया जो कि असल कीमत से 500 से 600 गुना कम है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस का डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट्स ये साबित करता है कि ये तहफ़ ज़रूर आए थे और 7 से 10 मई के दौरान ये तहफ़ आए थे। लो जनाब, ए पेजे साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। ठीक है जी, तो एक खबर ये है। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो तारीख की तारीख दी गई है। कैसा है कि जी तारीख दी है कि उस दिन तारीख देंगे आपको। अच्छा जी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या फरमाया? आज अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ मीटिंग की, इजलास में मुल्की अहम इशूज़ पर बातचीत हुई। शर्मनाक तरीके से बड़े बड़े डाकुओं के केसेस माफ़ किए जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं देखी, जिंदगी में ऐसा जुल्म नहीं देखा। ये डाकू मुल्क से भागे हुए थे, ये सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और इनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। 2 बड़े खानदानों ने 30 साल मुल्क को लूटा। जरदारी शरीफ खानदानों की लूट मार पर दुनिया से किताबें लिखी गई। अगर इनके खिलाफ वो किताबें गलत लिखी हैं तो उनके खिलाफ हत्या इज्जत का दावा करें। भाई करके हटे हैं, अभी करके हटे थे। शहबाज शरीफ ने अभी डेली मेल के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा किया हुआ था जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो कर तो देता है, और की करिए। उन्होंने कहा जिस तरह मैं जियो ग्रुप को जो है उनके खिलाफ हत्या इज्जत का दावा करूंगा, दुबई में भी, अमेरिका में भी और बरतानिया में भी। अब इस बात को भी जो है वो कई हफ्ते गुजर चुके हैं। वो बेचारा शाहजेब जो है ना, वो हाथ वाला पंखा लेके बैठा हुआ है, इंतजार किए जा रहा है, सर्दियों के अंदर बैठा हुआ है कि पाइन कदों करोगे, असी वेट कर रहे हैं, वो दावा ही नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने कहा जी उनके खिलाफ बरतानवी नशियाती इदारे ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, सबको NRO 2 देकर पाक किया जा रहा है। NRO 1 के बाद पाकिस्तान के 4 गुना कर्जे बढ़े थे। पहला NRO मुशर्रफ और अब उनको NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया है। मैंने आपसे कहा था ना जनरल बाजवा को उन्होंने पंचिंग बैग बनाना है। अब इसी के ऊपर सियासत करनी है। जनरल बाजवा है, जनरल बाजवा हो। और हमें 2018 से लेकर 2022 तक हमें बताया गया कि जनरल बाजवा एक बड़े जमहूरी जनरल हैं। इनसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद जनरल कोई नहीं है। उनको कौम का बाप हमें तस्वुर करके बताया गया, और हमें बताया गया कि जनरल बाजवा जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त, बड़े प्रोफेशनल किस्म के आर्मी चीफ हैं। और अब हमें बताया गया कि जनाब जनरल बाजवा तो पैड़ा बंदा कोई नहीं है। अब पता नहीं खान साहब की कौन सी वाली बात पे यकीन करें, इस वाली पे करें या उस वाली पे करें। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा जी अफसोस सलमान शहबाज वापस आया और उसको हार पहनाए गए। सलमान शहबाज ये बताओ रमज़ान शुगर मिल मुलाजमीन के अकाउंट में 16 अरब रुपए कैसे आए? सलमान शहबाज बताओ तुम्हारे केस के 4 गवाहान कैसे मरे? जब सारे गवाहान मर गए तो ये सारे वापस आ गए। इसाक डार ने बच्चों को $5 मिलियन भेजे, वजीर ख़जाना से रसीद मांगी गई तो साबिक वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठकर भाग गया। ये लोग आज तक एक चीज़ की मनी ट्रेल नहीं दे सके। अफसोस अब जरदारी और उसकी बहन के केसेस भी माफ़ हो जाएंगे। आज आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? कोई इदारा जजीरा नहीं
कि मुल्क नीचे जाएगा तो वो इदारा बच जाएगा, सारा मुल्क ही नीचे जाएगा। मुझे तो लग रहा है साजिश के जरिए, लो जी नवी साजिश आई है, वो पहले अमरीकी साजिश थी, अब एक नवी साजिश आई है। मुझे तो लग रहा है साजिश के जरिए पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होगी। जिन लोगों ने हमें बेल आउट करना है वो तो फिर वो कीमत मांगेंगे। एक तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरा सुनना। ये एक तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी मदद करे। बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं ये चाह रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। भाएं हुण तुसीं न्यूट्रल हो जाओ, ताड़ी मेहरबानी, और उनका वकार ऊपर जाएगा। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि भाईजान वो जो 2 महीने पहले सारे तुसी लौंडे लिपाड़े, सारे अपने पीटीआई के फॉलोअर्स, उनको आपने जब ये पट्टी पढ़ाई थी कि भाईजान न्यूट्रल जानवर होता है और आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, ठीक है। वो मैंने बल्कि ट्विटर के ऊपर भी उनके 2 बयानात लगाए हैं। अगर आप मैं यहाँ पे इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि कॉपीराइट का इशू ना हो जाए, वहाँ जाके देख लीजिएगा, जिसमें क्लियर कट वो कह रहे हैं भाईजान आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आप न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। आप या नेकी के साथ हैं, बदी के साथ हैं। और सीधा सीधा कह दो भाईजान या आप इमरान खान के साथ हैं या आप इमरान खान के खिलाफ हैं, सीधी बात कह दें। अब वो पूरी तरह तैयार हो गई, इमरान खान के टाइगर सारे पूरी तरह तैयार हो गए कि भाईजान न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकते, न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब ये फरमा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को भाईजान आप न्यूट्रल हो जाएं, आपकी मेहरबानी। इसके वजह से मैं पहले भी एक दफ़ा पूरी क्लियर कट बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा है कि घट तो घट न्यूट्रल हो जाओ, मतलब उनकी तरफ ना जाइएगा, घट तो घट तुम न्यूट्रल हो जाओ, बस इन्ना तुम साढ़े वास्ते कर दो। और जनरल बाजवा के दौर में एस्टैब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान फासले बढ़े। पाकिस्तान को मजबूत फौज की जरूरत है, किसी सूरत फौज को कमजोर नहीं देखना चाहता। फौज का इदारा तब मजबूत होगा जब न्यूट्रल हो, मुदाखलत ना करे, जिस तरह जनरल बाजवा ने बेदर्दी से हमारे दौर में सियासत में किया। हमारे दौर में जनरल बाजवा ने सियासत में मुदाखलत की जी। और जब उस वक्त आपको ये बताई जाती थी बात तो आप कहते थे लो इनका क्या ताल्लुक, इनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं। आपको याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त क्या कहते थे, वो फॉरेन ऑफिस के, मुझे आज तक ना वो उनका खड़कना नहीं भूलता। वो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री विल बी मेड इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, याद है आपको। और हम ये क्या, और उस वक्त लोग कह के मारते थे भाईजान ना करो यह जी गल्लां ना कराया करो, लोगों का कहका निकल जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो भी बोलना नहीं सीखते वो भी आपकी बात सुनते हैं तो कहका मारते हैं इस बात के ऊपर जब आप इस किस्म की बातें करते हैं। खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी गुज़श्ता 7 माह में हमारे साथ खुली दुश्मनी की गई। तोशाखाना केस के पीछे कौन था, किन लोगों को गिरफ्तार करवा, कौन लोगों को गिरफ्तार करवा था। आजम स्वाति को ट्वीट पर इतनी बड़ी सजा दी गई, उनको बरहना किया गया। अरशद शरीफ जमील फारूकी से जो हुआ सिर्फ इसलिए कि वो हमारे हक में बयान दे रहे थे। तो जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के सख्त खिलाफ था और उनके दौर में जेल गया। इस तरह की ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी उनके दौर में नहीं देखी जिस तरह जनरल बाजवा के दौर में देखी। किड्डा भैड़ा सी जनरल बाजवा का दौर है, किड्डा भैड़ा सी। आज इमरान खान साहब के अंदर से नवाज शरीफ साहब की किरणें निकल रही हैं। नवाज शरीफ साहब में से नवाज शरीफ की किरणें निकलना बंद हो गई हैं, इमरान खान के अंदर से नवाज शरीफ की किरणें निकल रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह की उन्होंने हमारे साथ सख्तियां की, एक नेशनल लेवल की पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। जी 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 बिल्कुल। और नून लीग के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, कभी भी नहीं हुआ था ऐसा। उस वक्त आपको नहीं नज़र आ रहा था कि एक नेशनल लेवल की पार्टी के साथ क्या हो रहा है, उस वक्त नहीं नज़र आता था आपको। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कहा जी सारा पाकिस्तान जानता है कि जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया, सबको पता है। हमें उन्होंने कई दफ़ा कहा जब हम हुकूमत में थे कि जी एहतसाब को छोड़ दें, इक्तसादियात पर तवज्जो दें। रिपीट कर रहे हैं इस बात को, इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले बात एक दफ़ा कर चुका हूँ। उन्होंने कहा फैटफ के दौरान हमें उनकी तरफ से दरख्वास्त आई कि NRO 2 दे दो इनको, अपोजिशन को। तो हमें तो पता है कि NRO 2 किसने दिया है। आगे ज़रा सुने, हम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है। आला अदलिया अगर हमारे इंसानी हकूक़ की हिफाजत नहीं करेगी तो कौन करेगा। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि ये जो बयान है इनका कि हम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है। ये बयान इंडिया में जब चलेगा और इंडियन मीडिया इसको चलाएगा तो आपका जो कश्मीर कॉज है उसको कितनी को बड़ी डज पड़ेगी। उन्होंने बैठ के सबसे पहले उन्होंने पता क्या कहना है, उन्होंने कश्मीरियों को एड्रेस करते हुए कहना है कि तुसी चले जाओ पाकिस्तान को, आपसे तो बुरे हालात इस वक्त पाकिस्तान में। ये देखें, ये पाकिस्तान का साबिक वजीर आज़म कह रहा है कि जी पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं जो मकबूजा कश्मीर में नहीं है। कोई समझ नहीं है कि आपने जो है वो आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पूरी दुनिया देखती है। कोई थोड़ा सा अकल के साथ जो है वो बयान दें, आप किस किस्म की बात कर रहे हैं। ये इंडियन मीडिया को खुद जो है वो अपना जो है ना बाजू काट के उनके हाथ में पकड़ाने वाली बात है।
अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कहा हम मुशर्रफ पर तनकीद करते थे तो मतलब फ़ौज पे तनकीद नहीं थी, जनरल बाजवा पर तनकीद का मतलब फ़ौज पर तनकीद नहीं, अवाम फ़ौज से प्यार करते हैं, बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो दुश्मन नहीं कर सकता। तो बेसिकली जनरल बाजवा का किरदार जो है वो भारत से भी पैदा हो गया, क्योंकि आपका दुश्मन मुल्क तो भारत है ना, तो भारत ने आपके साथ वो नहीं किया जो जनरल बाजवा ने कर दिया। और ये बात जो है हमें पिछले 8-9 महीने में पता लगी है, वरना जनरल बाजवा से तो बेहतर आर्मी चीफ पहले कोई था ही नहीं इमरान खान साहब की नज़र में, और हमें बताया जाता था कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के आर्मी चीफ हैं ये। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी आज पाकिस्तान की मैशत ज़मीन पर चलेगी, मेरा मुंह बंद करने के लिए कातिलाना हमला हुआ, जब तक जिंदा हूँ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, अगर इदारे के अंदर कोई काली भेड़ें हैं तो उनके खिलाफ एक्शन से इदारे का वकार बुलंद होता है। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा इन पार्टीज़ का फंड रेजिंग से कोई तरीकाकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 1 पॉइंट एजेंडा मुझे ना हेल करना है, तोशाखाना में हर चीज़ इखलाकी और कानूनी तौर पर जायज़ है। दूसरा, फॉरेन फंडिंग केस में सही मानों में हमने फंड रेजिंग की है। उन्होंने कहा जी कि तोशाखाना केस में किसी किस्म का मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करके हटा हूँ कि अरबों रुपए के जो तोहफे थे वो किस तरह कितने करोड़ों के अंदर जो है वो लिए गए, और क्या क्या उसके साथ जो है एलिजिडली कामरान शाहिद साहब की स्टोरी के मुताबिक ये किस तरह डंडियाँ मारी गई हैं इस सारे मामले में। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कहा कि फ़ौज अदलिया को अगर मुल्क की फ़िक्र है तो खुदा के वास्ते मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं, इसके अलावा कोई हल नहीं, किसी भी माहिरीन से पूछने इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। यानी फ़ौज और अदलिया जो है वो इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं, ये उनका काम है, ये फ़ौज का काम है, ठीक है। और फिर ये कहते हैं जी आप न्यूट्रल रहें, न्यूट्रल रहें। दिस इज व्हाट आई से कि इनकी बातों में इतना तजाद है, इतना तजाद है कि ये जो बात कह रहे होते हैं ना उसके महीने के बाद ये बात अपनी पलट देते हैं, एक नवा कट्टा खोल के ले आते हैं सामने कि लो जी अब आप इसको फॉलो करना शुरू करें। मेरे रात को मेरे जहन में जो है ना ये ख्वाब आया है, अब इसकी तकमील के लिए जो है ना वो सीधे हो जाए। कमाल है यार। फिर उन्होंने कहा कि हमारे 125 अरकान कौमी असेंबली स्पीकर के सामने जाकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो ताकि हम कौमी असेंबली से भी रिजाइन करें। भाई ये पहले ही कर देना था, जब 10 अप्रैल को आपके खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद जो है वो मंजूर हुई थी। अब किस लिए जा रहे हैं? 11 अप्रैल को जाके सब कुछ कर देना था, 12 अप्रैल को कर देना था कि भाईजान अच्छा नहीं तुझे इस्तीफे एक्सेप्ट कर दे, ए लो फिर आए जे असी, लो जी आए जो गौरी, ठीक है। बस में बिठाते अपने 125 बंदे, सारे पहुंच जाते वहां पर कि ले जी करें आप इस्तीफे, क्यों नहीं मंजूर करते आप इस्तीफे। अब आप कहते हैं कि हाँ जी हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा जी 17 दिसंबर को लिबर्टी की गैदरिंग में मैं वो तारीख दूंगा जब हम दोनों असेंबलियों से निकलेंगे, यानी पंजाब और केपी से। तो ज़राए के हवाले से ये खबर चली है मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर कि 23 दिसंबर को जो है वो इलेक्शन असेंबलियाँ जो है वो तहलील करना चाहते हैं, और इनकी कोशिश है कि 23 मार्च से पहले पहले जो है वो पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन हो जाए, और इस प्रेशर के ज़रिए जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है फिर इलेक्शंस मुनक्किद कर दिए जाएं। मैं आपको ये खबर दे सकता हूँ कि ये हकीकत है कि इलेक्शंस के ऊपर दोनों साइड्स के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मानेंगे नहीं, दोनों साइड नहीं मानेंगी, ना नून लीग मानेगी ना पीटीआई मानेगी, लेकिन इस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुझे यही फील हो रहा है कि कोई ना कोई डेट जो है वो आपस में फ़ाइनल हो जाएगी जिसके तहत जो है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। मेरी जो खबर है फ़िलहाल की वो यही है। अब कुछ इसके अंदर कुछ होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी इस नहज तक हम पहुंच चुके हैं। 25 मई को जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे थे तो उस वक्त भी पस पर्दा ये शराइत जो हैं वो डिस्कस हो रही थी इलेक्शंस की, लेकिन इमरान खान साहब ने फिर भी लॉन्ग मार्च कर दिया, जिसके बाद जो है वो नून लीग पीछे हट गई। एक और खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सेनेटर शिबली फराज साहब का ना आजकल ब्लड प्रेशर एकदम हाई होता है, मुझे लगता है उनको थोड़ी सी मेडिसिन लेनी चाहिए, और मेडिसिन इमरान खान से मत दीजिएगा, खुद अपनी बाज़ार से जाके मेडिसिन दीजिएगा। और हुआ क्या कि वो मीडिया टॉक कर रहे थे और वहाँ पे मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उन्होंने उनसे कुछ सवाल कर लिया कि जी फ़ौज के किरदार के ऊपर आप क्यों कह रहे हैं, फ़ौज से क्यों कह रहे हैं कि वो इंटरवीन करें। तो उस पर वो भड़क उठे, उस पर उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड रियलिटी है कि फ़ौज का एक अहम रोल है, 75 साल से रोल है, तो हम क्यों ना बात करें। और मैं जानता हूं कि आपका क्या मकसद है, मैं जानता हूं कि आप किस किस्म के सवाल कर रहे हैं, मतलब ये कोई बात नहीं थी, आपसे एक बेसिक सवाल किया गया, उसका जवाब दे। मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं। शिबली फराज साहब, आई नो यू डोंट हैव एन आंसर, दैट इज द रीजन यू स्टार्ट मिसबिहेविंग विद अ जर्नलिस्ट लाइक दैट। तो उसके बाद एक और उनसे सवाल हुआ, जाके बल्कि देख लीजिएगा नेट के ऊपर पड़ा होगा, उनसे पूछा गया कि जनाब वो मलिक रियाज के वो जो 50 अरब रुपए या 190 मिलियन पाउंड जो है वो जिस तरह माफ कराए गए, यकीन कीजिए कि एक जुमले का जवाब नहीं था उनके पास
कि एक मुंह से मलिक रियाज का नाम तक नहीं निकला उनके मुंह से कि जी आप इसके ऊपर हमसे सवाल करते हैं, ये जो चोर डाकू बैठे हैं आप इनसे क्यों नहीं सवाल करते। टिपिकल उधर भी तो देखो ना, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं ना, आप इनसे कोई सवाल करेंगे ना जिसका इनके पास जवाब नहीं होगा, तो एक क्लासिकल जवाब जो इन्होंने जेब में, वो जिस तरह जोकर नहीं होता ताश के पत्तों में, उन्होंने जोकर निकाल के रखा हुआ है, उधर भी तो देखो, अपने सवाल का जवाब नहीं देंगे कि आपने काबीना के अंदर किस तरह लिफाफे बंद करवा के उस सारे मामले की अप्रूवल करवाई थी। उस वक्त शर्म नहीं आई थी ये करते हुए। फिर कहते साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, और उसके बाद यू स्टार्ट मिसबिहेविंग विद जर्नलिस्ट। एब्सोल्युटली शेमफुल, एब्सोल्युटली शेमफुल। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।